फ्रेंड, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर से हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आगे पूछे जाएंगे, जैसे आईटीआई के एग्जाम में, डीआरडीओ के एग्जाम्स में, इसरो, भेल, सेल, गेल, एमडीएल, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएलबीएल एटसेट्रा। अगर आप एग्जाम्स इन मैनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। इससे पहले मैं टेक्निकल कैंपेन के अंडर में 21 तक, पार्ट 21 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट 22 है टेक्निकल कैंपेन का, हमारे इस अभियान का। हमारे अभियान को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैसे आपको इनरोल होना है, कैसे अपने स्किल को बूस्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों जाना है आपको टेक्निकल कैंप, यूट्यूब पर जाना है, टेक्निकल कैंपेन सर्च करना है एंड सब्सक्राइब करना है। देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। फिर नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी के साथ आप दोस्तों यहाँ सीखेंगे कैसे एक एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है और किस तरीके से आपको किस लेवल पे एग्जामिनर की जो क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है, किस तरीके से आंसर को एलिमिनेट करके आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पहले से बता चुका हूँ मैं, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक वेल, सेल, गेल, स्लो, डीआरडीओ, ओबीसी, ओएफबी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। आज का देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टर्म इंडिकेट्स द नीटनेस एंड क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस इन 5S कंसेप्ट। 5S कंसेप्ट दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपको 5S जरूर मेंटेन करना चाहिए और इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा जो एक ऑर्डर है टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो सेफ्टी से रहता है। जैसे कि 5S है, आज एक अंडर सेफ्टी आता है पूरा। एक कंसेप्ट है एक 5S का जो आपको पता होना चाहिए। आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हो, कहीं भी जाते हो, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट, कहीं भी जाते हो, घर में भी, यहाँ तक कि वो 5S फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं क्या क्या इसके फायदे होते हैं और ये इसमें पूछा क्या गया। इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया दोस्तों, क्लीननेस के लिए 5S का कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। सैटिन ऑर्डर होता है, शॉर्ट होता है, शाइन होता है, सस्टेन होता है। 5 ऑर्डर होते हैं दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो शाइन होगा। बात करते हैं कैसे होगा, क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं 5S के। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों जो होता है हमारा 5S का, वो शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब छटाई करना। दूसरा होता है शैटिन ऑर्डर। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है बिखरा हुआ सामान पड़ा है, पहला हम इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मतलब छटाई करेंगे। क्या क्या सामान हम अलग अलग करेंगे, टूल्स एंड टूल्स अलग करेंगे, तो मटेरियल्स वगैरह उसको थोड़ा अलग करेंगे, उनको एक ऑर्डर में तैयार करेंगे। दूसरा करेंगे सेट इन ऑर्डर। अगर हम जापानीज़ में पढ़ें, जापानीज़ में शॉर्ट को क्या बोलते हैं, शेरी बोलते हैं। सेट इन ऑर्डर को शीतोन बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा, तीसरा जो एस आता है 5S का कंसेप्ट का, वो आता है शाइन। शाइन मतलब क्लीननेस। ठीक है, यहाँ जो गंदगी वगैरह आप नीचे फ्लोर पे, शॉप फ्लोर पर देख रहे हो, तो उसको क्लीन विन करके बाकायदा टैग वैग लगा के कर एकदम बढ़िया कर देना है। ठीक है, तो ये आता है शीतोन के अंतर्गत, सॉरी शीशो के अंतर्गत। पहला होता है शीरी, दूसरा होता है शीतोन, और साइन को जापानीज में बोला जाता है शीशो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब चौथा, इसको बोलते हैं शिकेत्सु, और सस्टेन होता है हमारा सित्सुके। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है जो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसमें सबसे पहले हमने इसमें किया, जो हमारा बिखरा हुआ सामान पड़ा है उसको एक ऑर्डर अलग अलग किया, छाँट लिया, उसमें टूल्स अलग रख लिए, मटेरियल्स अलग रख लिया, और जो हमारे अलग अलग टूल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से रख लिया, एक ऑर्डर में तैयार कर लिया। तीसरा फिर क्या किया, हमने जो बिखरा हुआ सामान पड़ा उससे जो गंदगी उसको साफ कर लिया। चौथा क्या हुआ, जो हमने ऑर्डर में किए थे उनके ऊपर लेवलिंग कर देना, मतलब एक लेवल लगा देना कि यहाँ पर टूल्स, हमारे जो टूल्स हैं, यहाँ पर वर्क, जो हमारा वर्किंग एरिया है, वर्किंग टेबल है, ये हमारी बाइस एरिया है, तो इस तरीके से लेवल लगा देना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। सस्टेन मतलब, सस्टेन का मतलब होता है दोस्तों एक मानकीकरण जो हमारे द्वारा किए गए इन शॉप फ्लोर पर, उसको फॉलो करना। ये हमारा एक सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सस्टेन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आप किस तरह का व्यवहार रखते हो। तो 5S ये कंसेप्ट है, ये आप पहले देख रहे हो यहाँ पे, बिफोर ये कंडीशन ऐसी है और आफ्टर ये कंडीशन इस तरह की है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं भी जाते हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट कंपनी, कहीं भी जाते हो, एनीबडी, तो घर पे भी आप, हॉस्पिटल में, कहीं भी, दोस्तों इस कंसेप्ट का बहुत बड़ा फायदा होता है।
ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है और इजीली आप काम कर सकते हो। एक ही टाइम इसमें जो आपका टाइम सेविंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के दौरान इनमें से एक कॉस्ट का कारण नहीं है। और ऑप्शन पहला है कॉस्ट ड्यू टू डैमेज मशीन मटेरियल एंड प्रॉपर्टी। ये ऑप्शन है कॉस्ट लॉस्ट टाइम ऑफ द इंजर्ड पर्सन। जो लागत होती है इंजर्ड पर्सन के द्वारा जो उसके ऊपर लगाई जाती है, इंजर्ड पर्सन बीमार व्यक्ति के। तीसरा है कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन एंड मेडिकल एड। जो कंपनसेशन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है मेडिकल एड की कॉस्ट। और चौथा है कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी एक कॉस्ट नहीं है, पूछा क्या था, इनमें से कौन सी एक कॉस्ट नहीं है ड्यू टू एन एक्सीडेंट के दौरान की। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन मल्टी टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे कि इसरो में पूछा गया, OFB 2017 के एग्जाम्स 2017 में 2016 में आई थिंक पूछा गया था। ठीक है, 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसको आपको जैसे देख लेना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ केस ऑफ एक्सीडेंट जो ह्यूमन फैक्टर्स की रिगार्ड्स में होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्विंग वाले इस तरीके के होते हैं और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वाले इस तरीके के होते हैं टॉप फ्लोर पर। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वाले जैसे कि आपको फटीग फैटिग मतलब थकान के कारण होते हैं। दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब एक तनाव, तनाव के अंतर्गत आप स्ट्रेस लेकर आप किसी प्रेशर के अंतर्गत काम करें तब हो सकता है। एक शॉर्टकट के कारण हो सकता है, कोई आप शॉर्टकट अपना रहे हो उसके कारण हो सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब दोस्तों एक्सपीरियंस की कमी के कारण हो सकता है, ट्रेनिंग की कमी के कारण हो सकता है, कंसंट्रेशन की कमी के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। एंड ये यूजिंग इन अप्रोप्रिएट टूल्स। इन अप्रोप्रिएट टूल्स मतलब जैसे कि प्लायर होता है, प्लायर के ऊपर पूरी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए, अगर वो नहीं है आप यूज़ कर रहे हो तो आपको करंट लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसी तरीके से एन अप्रोप्रिएट टूल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। नॉट वियरिंग अप्रोप्रिएट पीपीज, गलत तरीके की पीपीज नहीं पहननी चाहिए, जैसे कि बोला जाता है वेल्डिंग के दौरान, या मैं आपको मैकेनिक वेल्डिंग छोड़ो मैकेनिकल इधर ही आ जाता हूँ फिटर की ट्रेड से रिलेटिव में। तो जैसे कि आप ड्रिलिंग के दौरान ग्लव्स नहीं पहनने चाहिए कपड़े के, क्योंकि क्या होता है कई बार ड्रिलिंग के दौरान कपड़ा ग्लव्स फंस सकता है। ठीक है, चौथा है लास्ट है हमारा नॉट फॉलोइंग वर्क प्रैक्टिस। वर्क प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट नहीं थी और इसके कारण आपका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो सकता है। ये थे हमारे डायरेक्टली वाले, जो डायरेक्टली बेसिस पे हम हमारे इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकते हैं। बात करते हैं इन्वॉल्व जो इनडायरेक्टली होते हैं, जैसे कि हेल्प विद द ओरिजिनल डिजाइन टू द पीस ऑफ द इक्विपमेंट। का कारण है कि कोई फॉल्ट हो गया, जो कि हमारा इक्विपमेंट था उसका कोई फॉल्ट हुआ है इनडायरेक्टली और हम उसकी चपेट में आ जाएं, तो ये होता है हमारा इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। तीसरा हो गया इन अप्रोप्रिएट परचेसिंग डिसीजन। मान लो हमने पूरे जो भी कोई चीज़ परचेज की, उसके हमने पूरे तरीके से मानक नहीं देखे और उसको परचेज कर लिया, बाद में उसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, तो ये होते हैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। लास्ट इसका है बिहेवियर ऑफ द फ्लो इंडिविजुअल इन वर्क प्लेस। इसका मतलब है दोस्तों जो भी वर्क प्लेस पे कार्य हो रहा है, हमने देखा नहीं, आपने देखा होगा कई बार हम चलते जा रहे हैं, कोई ऊपर से काम कर रहा है, हम तो निकलते जा रहे हैं, हमारी कोई कमी नहीं, लेकिन ऊपर से जो बंदा काम कर रहा है उसके हाथ से कोई टूल्स वगैरह कुछ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये होते हैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वाले। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क एंगल एक्स। जो चीजल के एंगल्स पूछे गए हैं, जैसे इसमें नोट किया गया है, क्या बोला जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क एंगल एक्स। पॉइंट एंगल बोला जाता है, क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशंस। तो चीजल आपको आई होप अच्छे से पता होगी, इससे भी पहले मैं आपको चीजल पढ़ा चुका हूँ, बट ठीक है तो बता सकते हो आप। दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो ये एंगल होता है एक्स, इसको बोला जाता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, क्लियरेंस एंगल इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। अल्फा बोले तो एक्स हो गया, क्लियरेंस एंगल हो गया हमारा। इंक्लाइनेशन अगर इसमें पूछा जाता है जैसे कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो ये होता है चीजल के मिड से बेस बेस तक। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ऊपर का जो बाई में दिखाया गया है ये होता है हमारा रैक एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल जो ये हमारा ये दिखाया गया है पॉइंट एंगल,
ठीक है, ये होता है हमारा पॉइंट एंगल। 4 एंगल इस तरीके से आपके क्लियर हो गए। आई होप एक क्वेश्चन के साथ में आपके 5 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू ड्राई। इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया एक ऐसा है सबसे ज़्यादा समय लेता है सूखने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्किंग मीडिया का प्रयोग क्यों किया जाता है। मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया गया था मार्किंग के दौरान, किसी भी जॉब की मार्किंग के दौरान। ठीक है, स्पष्ट लाइनें जो दिखाई जाती है स्पष्ट मार्किंग के लिए। स्पष्ट मार्किंग मतलब किसी भी जॉब को आप वर्कपीस को किसी भी मशीन करना है तो मशीन करने में जो एक हमें ये मार्किंग से क्या होता है, एक सहायता मिल जाती है हमें। उससे क्या होता है, हम जल्दी जल्दी जो रफ मटेरियल होता है उसका रिमूव कर सकते हैं, फिनिश कट तक ला सकते हैं। फिनिश कट चाहे हम भले ही धीरे धीरे वो रिमूव कर दें। ठीक है, इससे क्या होता है, एक टाइम सेविंग हो जाती है और जो मशीन करने में इजीली होता है, टाइम सेव भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मार्किंग की जाती है। और मार्किंग के ये कुछ मीडियाज होते हैं जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाइट वॉश हो गया। वाइट वॉश का हम जो रफ मशीन रफ जो हमारे कास्टिंग वाले पीस होते हैं उनके लिए उनके ऊपर करते हैं। पर्सियन ब्लू फिनिश के लिए करते हैं। पर्सियन ब्लू क्या होता है, बहुत देर से सूखता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो कि एक एसिड वाला है, काफ़ी इसमें जहरीला पदार्थ है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी थोड़ा कम ही करते हैं। सेलुलोज लैक्योर बहुत जल्दी सूख जाता है, कॉपर सल्फेट भी बहुत देर से सूखता है। सेलुलोज लैक्योर क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर पूछा जाए जल्दी सूखने वाला तो सेलुलोज लैक्योर होता है और देर से सूखने वाला पर्सियन ब्लू होता है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, वाइट वॉश का प्रयोग कभी भी सिंगल नहीं करना, पानी के साथ नहीं करना। इसका प्रयोग हम अल्कोहल के साथ कर सकते हैं या मिट्टी के तेल, जैसे कि आप जानते हो केरोसिन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया था मोर टाइम टू ड्राई, सबसे ज़्यादा समय कौन सा सूखने में लगाता है, तो वो लगाता है पर्शियन ब्लू। तो आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन के साथ में आपने 4 से 5 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मार्किंग लाइन्स पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एज। इनमें से कौन सी लाइन किस कैलिबर के द्वारा इनसाइड और आउटसाइड समान, आउट अंदर की और बाहर की लाइनों के समांतर मतलब ये रेफरेंस के समांतर लाइनें खींचने के लिए इनमें से किस कैलिबर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर का एलिमिनेशन प्रोसेस याद कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था डिवाइडर के द्वारा। डिवाइडर तो हो ही नहीं सकता, इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। बचे ऑप्शन 3 आपके पास। पूछा गया इनसाइड और आउटसाइड दोनों के रेफरेंस में। इनसाइड और आउटसाइड सिंगल में कोई सा हो ही नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका, बी। तो बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस याद करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जेनी कैलिपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं जेनी कैलिपर किस तरह का होता है और क्या क्या इसके काम होते हैं। सॉरी दोस्तों, जेनी कैलिपर एक फिक्स जॉइंट जेनी कैलिपर आपको दिखाया गया है। इसको ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर आदि नामों से जाना जाता है। ये आपको दिखाया गया फिक्स जॉइंट वाला, और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर, जैसे कि ये दिखाया गया स्प्रिंग जॉइंट वाला। ठीक है, इसकी जो ये निब होती है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका प्रोसेस दिखाया गया है, इसके द्वारा हम जो गोल जॉब है उसका जो एक सेंटर भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसके रेफरेंस में आपको ये दिखाया गया इसकी जो ऑड लेग है इसके रेफरेंस से हम समांतर लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे को समझ में आया होगा जेनी कैलिपर किस तरह का होता है, क्या इसका काम होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यही काम होता है। ये टी स्लॉट के अंदर की जो सतह होती है उसके रेफरेंस में बाहर मार्किंग कर सकता है। ठीक है, तो ये आउटसाइड इनसाइड दोनों के लिए दोनों की सतह के रेफरेंस में लाइनें मार्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल हैपन इफ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग। अगर ग्राइंडर व्हील को विदाउट ट्रूइंग मतलब विदाउट ट्रू विदाउट ट्रू करने सॉरी व्हाट विल हैपन इफ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग विदाउट ट्रूइंग के अगर किसी मतलब जॉब को हम ग्राइंड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। एक्सेसिव वाइब्रेशन होगी, गेट बेटर सरफेस होगी, लेस मेटल रिमूव होगा, मोर मेटल रिमूव होगा। तो ये तो कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। अगर विदाउट ट्रूइंग का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस चलेगा, हमने ट्रू ही नहीं किया, हम नया खरीद के लाए। ठीक है, एक होती है ड्रेसिंग, व्हील ड्रेस हो गया, ग्लेज हो गया, वो कंडीशन एक अलग है। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो
एक गेट बेटर सरफेस, इसको तो रिमूव कर ही सकते हो, लेस मेटल रिमूव और मोर मेटल रिमूव को भी रिमूव कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन क्या बचा, एक्सेसिव वाइब्रेशन। उसमें क्या होगा, एक वाइब्रेशन कंपन क्रिएट होगी जिसे बोलो चैटर, ठीक है। कहीं वो काटेगा कहीं नहीं काटेगा, मतलब बबलिंग करते हुए व्हील चलेगा, जिस तरह नया व्हील चलता है। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी अगर हम नया ग्राइंडिंग व्हील खरीद कर लाते हैं उसकी ड्राइंग अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। उससे नहीं तो काफ़ी हमारी जो सतह खराब हो सकती है और वाइब्रेशन जैसे चैटर जैसे निशान जॉब पर पीस पर हमारे पड़ सकते हैं। तो इसलिए का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा एक्सेसिव वाइब्रेशन, ठीक है। और जो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ड्रिंग की जाती है वो एक ही टूल से की जाती है, एक ही ड्रेसर से की जाती है, बट प्रोसेस अलग अलग है, बट टूल्स इनके जो प्रक्रिया है वो सेम है, ठीक है। इसका जो एंगल रखा जाता है डायमंड ड्रेसर जो दिखाया गया है 10 से 15 डिग्री रखा जाता है। अगर ये रखना इसलिए जरूरी है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये नहीं रखोगे तो इसके सामने क्या होता है कि बहुत ही मामूली छोटा सा डायमंड की टिप होती है, वो पता नहीं डायमंड ही होता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन बोलते हैं डायमंड ही होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर हम उसको स्ट्रेट रखेंगे तो वो क्या होगा, एकदम से डल हो जाता है। इसलिए हमें क्या होता है, इसको एंगल में रखना पड़ता है जिससे कि इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। ये कुछ प्रक्रिया दिखाई गई हैं, जैसे यहाँ पे ये पेडेस्टल ग्राइंडर पर स्टार ड्रेसर द्वारा ये ड्रेसिंग करी जा रही है। और दूसरा ये हमारा प्रक्रिया दिखाई गई है आपको सरफेस ग्राइंडर की, ये डायमंड ड्रेसर है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल पॉइंट डायमंड टूल, ये डायमंड ड्रेसर ही है, ठीक है। सबसे बढ़िया प्रक्रिया क्या होती है, इसको 30 डिग्री के एंगल में इसको रख के ड्रेसिंग कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, 30 से 35 डिग्री का आप एंगल बना कर रखोगे तो होगा क्या, इससे ये बेनिफिट होगा दोस्तों, ये जो आपका ये टिप है डायमंड की, ये ज़्यादा लाइफ इसकी चल जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में रखोगे, बिल्कुल ऐसे रखोगे, बिल्कुल स्ट्रेट में रखोगे तो क्या होगा, निब एकदम से पूरी खराब हो जाएगी और डायमंड टूल आपका एक ही बार में खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ड्रेसिंग के समय, ड्रोइंग के समय ध्यान रखनी है। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल ओनली फॉर ओनली ओनली फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। इनमें से सिर्फ एक में एप्लीकेबल होता है, मिलिंग मशीन प्रोफाइल में पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, मिलिंग मशीन में एप्लीकेबल होता है, टर्निंग में, ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, मिलिंग में तो होता ही नहीं, प्रोफाइल की कंट्रोल प्रोफाइल तैयार होती है मिलिंग में, और टर्निंग में भी नहीं होता। ड्रिलिंग इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे चलते हैं, बात करते हैं ड्रिलिंग क्वेश्चन कैसे, आपने बता दिया भाई, सही है। तो ड्रिलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम केस द टूल टू मूव ए पॉइंट टू ऑन द पार्ट एंड एक्सिक्यूट द ऑपरेशन एंड दैट पॉइंट ओनली। इसका मतलब है दोस्तों, कोई भी आपने इसकी जो मान लीजिए आपने बीएमसी है, जैसे आपको पता ही होगा वर्टिकल मशीन सेंटर, उसकी जो एक्यूरेट फुल फॉर्म होती है, बोलने को तो हम वर्टिकल मिलिंग वर्टिकल मशीन बोल देते हैं, सीएनसी टाइप, बट जो उसकी करेक्ट जो फुल फॉर्म होती है बीएमसी की, वो होती है वर्टिकल मिलिंग सेंटर, ठीक है। उसके द्वारा जो प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्राम के दौरान इसकी यूज़ की जाती है, जैसे कि ये आपने इस हॉल के लिए प्रोग्रामिंग कर दी, उसी के रेफरेंस में इस हॉल की कर दी, उसी के रेफरेंस में इस हॉल की वो कर दी, उसी के रेफरेंस में इसकी। दोस्तों इसी जो ये सिस्टम है, इसी को पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, टूल इज नॉट ए कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द पार्ट। टूल जो है कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में नहीं रहता पार्ट के, ठीक है, वाइल इट इज मूविंग, जिस टाइम पे वो मूव कर रहा हो, ये अप होगा, फिर इसके रेफरेंस से इधर आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं, तो कंटिन्यूस मूव हो जाएगा तो फिर वो प्रोफाइल ही हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि इसके होते हैं ड्रिलिंग में, ग्रीमिंग में, पंचिंग, बोरिंग एंड टैपिंग वगैरह के लिए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉकनट इज लॉकनट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड। लॉकनट इनमें से माइक्रोमीटर के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, log the reading after setting it over the workpiece, measure the workpiece accurately, log the micrometer when it is not in use, जब वो है यूज में नहीं हो। दोस्तों आई होप आपको माइक्रोमीटर पहले ही मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसका लॉगनेट का जो प्रयोग किया जाता है वो लॉग द रीडिंग आफ्टर, जो सेटिंग करने के बाद इट ओवर द वर्क पीस, ठीक है। इसे काम के टुकड़े पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए, धुरी के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए, धुरी यारा थोड़ी है कि ऑटोमेटिक चल जाएगी, इसको
हमने नियंत्रित ही करना है। तो एग्जामिनर के तरीके से एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है वो समझना है। ठीक है, एक तरह से हमने ये समझना है कि ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से क्रिएट किया है, हम क्या पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है हमने वो समझना है। अब बोलोगे कि तो इसकी धुरी की मूवमेंट को भी नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है हमने वो समझना है। पूछना चाह रहा है कि जो आप माइक्रोमीटर में हमने लॉक नट रखा है वो किस लिए रखा है, लीडिंग है उसी को तो लॉक लॉक रखने के लिए रखा है हमने, बाकी इसका काम ही क्या है, मूवमेंट को लॉक करना है, तो मूवमेंट आया थोड़ी है कि बिल्कुल फ्री है। समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। अगर आप इसको लॉक रखेंगे तो मेजर द वर्क पीस एक्यूरेटली, वो तो फिर एक्यूरेटली मेजर ही एक्यूरेटली होगा ना मेजर, ऐसे तो है नहीं, फिर अप एंड डाउन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमने एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू तो आसानी से समझना है। क्वेश्चन का आंसर देते समय ये भी समझना है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करके हमें। ठीक है, वो भी हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेना है इसमें। बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने अब माइक्रोमीटर नहीं देखा तो माइक्रोमीटर देख लीजिएगा, मैं हर बार आपको माइक्रोमीटर कई बार मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो इसके थिम्बल पर जो आप देख रहे हो ना ग्रिपिंग नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग होती है, यही होती है डायमंड नर्लिंग। रैचेट स्टॉप हो गया, थिम्बल, स्लीव, लॉकनट, ये लॉकनट होता है हमारा, स्पिंडल, एनबिल, जीरो एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कई बार आपने देख रखा है माइक्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड मीन्स, लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थ्रेड एडवांस एज बोल्ट इज रोटेट क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड थ्रेड अगर है तो उसमें क्या क्लॉकवाइज घुमाने पे टाइट होगा, थ्रेड एडवांस एज बोल्ट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। अगर उल्टे हाथ की चूड़ी है तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर टाइट होगा, या फिर दूसरी ऑप्शन है बोल्ट हैज टू बी टाइटेंड बाय द लेफ्ट हैंड ओनली, टाइट होगा मतलब ओनली लेफ्ट हैंड में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। बोल्ट को बाएं हाथ से ही कसना पड़ता है, सी इसका ये है। ठीक है, थ्रेड अग्रिम के रूप में बोल्ट सदाड़ पता नहीं क्या है हिंदी में, क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज है, बोल्ट के रूप में थ्रेड को क्लॉक वाइज घुमा कर टाइट किया था। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, ओ सॉरी आंसर इसका नहीं दिया गया, बट इसका मैं आंसर बता देता हूँ। जो इसमें जो टाइट होता है वो आप समझ सकते हो, इसका जो लेफ्ट हैंड थ्रेड के द्वारा जो लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो लेफ्ट हैंड में ही टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी इसका जो बोल्ट होगा वो लेफ्ट हैंड में टाइट होगा। बोल्ट हैज टू बी टाइटेंड बाय द लेफ्ट हैंड ओनली। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। ऑल राइट हैंड जैसे कि मैंने बता ही दिया है, अगर राइट हैंड थ्रेड है तो राइट अगर उसको क्लॉक वाइज में घुमाएंगे तो टाइट होगा, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो टाइट होगा, क्लॉक वाइज घुमाएंगे बोल्ट को या नट को तो वो लूज हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है, इन चीज़ हमें एक ये याद रखनी है, आपसे कई बार पूछा जाता है लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड का झुकाव किस तरफ होता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड का अगर झुकाव पूछा गया राइट हैंड की तरफ होता है, और राइट हैंड का पूछा जाए तो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। जैसे कि आपको नीचे दिख ही रहा है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, झुकी हुई किधर है, राइट हैंड की तरफ झुकी हुई है। लेफ्ट हैंड है तो सॉरी राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ झुकी हुई है, लेफ्ट हैंड की ओर है। तो ये क्वेश्चन आपको एडिशनली इसमें मतलब अपने पास नोट करके रख लेने हैं इन फ्यूचर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कई बार आप किसी से पुट करते हो सकता है वो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नर्लिंग ऑपरेशन। इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है अबाउट नर्लिंग ऑपरेशन के बारे में, नर्लिंग ऑपरेशन टू बी डन एट हाई स्पीड, नर्लिंग ऑपरेशन को हाई गति पर किया जाता है। बी ऑप्शन है नर्लिंग ऑपरेशन इज ए फॉर्मिंग ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है, नर्लिंग एक फॉर्मिंग ऑपरेशन ही है। सी ऑप्शन है नर्लिंग इज डन ऑन ए वर्कपीस फॉर ग्रिपिंग एंड गुड अपीयरेंस। हमने माइक्रोमीटर में बताया था क्या काम है नर्लिंग का, फाइन बढ़िया ग्रिपिंग के लिए, एंड गुड अपीयरेंस मतलब अच्छा दिखाई देने के लिए भी। तो सी भी इज करेक्ट है। डायमंड नर्लिंग इज वन टाइप ऑफ नर्लिंग पैटर्न,
माइक्रोमीटर के थिम्बल पे और रेजेड स्टोव पे हमने आपको बता ही दिया। थिम्बल पे कौन सी होती है, डायमंड नर्लिंग, ठीक है। तो डायमंड नर्लिंग भी एक टाइप है नर्लिंग का। तीनों बी सी डी तो करेक्ट हो गए, बचा कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि गलत है, ठीक है। नर्लिंग हाई स्पीड पर कभी भी नहीं की जाती। देख लेते हैं कौन कौन सी इसके पैटर्न होते हैं नर्लिंग के। एक डायमंड वाला दोस्तों ये होता है जो आपने देखा माइक्रोमीटर के थिम्बल पर। स्ट्रेट वाला, कॉनकेव, कन्वेक्स, क्रॉस एंड हेलिकल, ये कुछ टूल होते हैं जैसे सिंगल रोलर, डबल रोलर एंड सेल्फ अलाइनमेंट रोलर, ठीक है। ये होता है हमारा सेल्फ अलाइनमेंट रिवॉल्विंग टूल होल्डर, थ्री पेयर टूल, थ्री पेयर वाला, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये इस कंसेप्ट के साथ एंड इस मैथोलॉजी के साथ, नेक्स्ट लेवल मैथोलॉजी के साथ आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है। एक बार कमेंट करें आपको सेशन के बारे में जो भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो। और तकनीकी अभियान के से जुड़े रहने के दोस्तों धन्यवाद आपका। और अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है, और जो भी मैथोलॉजी एक टेक्निकल कैंपेन के द्वारा जो चलाई गई है उसके साथ में आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको दोस्तों कमेंट के थ्रू बताना ज़रूर बताएं, सजेस्ट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।